जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। तो बच्चों आज हम लोग लेके आ गए हैं अपने नीट टेस्ट पेपर नंबर 15 के केमिस्ट्री के पार्ट का सोल्यूशन। मैं यानी संजीव भाटी आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको दी गई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl की, HCl की और CH3CONa की, और इसमें मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COH मांगी है इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसके लिए हम सब लोग जानते हैं कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जिसका हमको इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, दैट मीन्स CH3COH, उसको इस साइड लिख लेंगे, प्रोडक्ट साइड पर लिख लेंगे। और प्रोडक्ट साइड पर लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारा किन किन इलेक्ट्रोलाइट से बनेगा। तो ये CH3COONa से, यहाँ पर क्योंकि हमें CH3CONa का गिवन है तो CH3CONa से बनेगा, और साथ में HCl से बनेगा। और जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl। अब जैसा कि हम जानते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है ऑल रिएक्टेंट्स की टोटल सम बराबर होता है ऑल प्रोडक्ट की टोटल सम की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे लेमडा नॉट EQ ऑफ CH3COONa प्लस लेमडा नॉट EQ ऑफ HCl इक्वल टू लेमडा नॉट EQ ऑफ CH3COOH प्लस लेमडा नॉट EQ ऑफ NaCl। अब बच्चों हम लोग इसमें डेटा पुटअप करते हैं जो डेटा हमको गिवन किया गया है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे CH3CONa का मुझे डेटा दिया गया है 91, तो हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले 91 रखा। और HCl का डेटा मुझे दिया गया है, HCl का डेटा दिया गया 426.16, तो यहाँ पे 426.16 आ गया, इक्वल टू लेमडा नॉट EQ हमको निकालना है। लेमडा नॉट EQ, ये EQ है, ऑफ CH3COOH। और भाई अब देख लेते हैं लेमडा नॉट EQ NaCl का कितना दिया हुआ है। NaCl का दिया है 126.45, यहाँ पे आ गया 126.45। अब इन दोनों को सम करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 1 आ गया 7 और 2 और 9 11, 517.16। और जब इसमें से हम लोग 126.45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा लेमडा नॉट EQ ऑफ CH3COOH। और हालांकि कई बच्चों को याद होगा कि ये जो एसिटिक एसिड की जो लेमडा नॉट EQ है, यानी कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कहा जाता है, इसका वैल्यू 390 के नियर आता है। तो आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते थे कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 46 का। तो 46 का आप डायरेक्ट बता सकते थे 390 आएगा, लेकिन कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलेंगे तो आप देख लीजिए 500 में से 100 चला गया तो लगभग आ गया 400, और फिर यहाँ पर हम लोग ने 17 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल जाएगा 390 के नियर। तो हमारा एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी हमारी 517.16 माइनस 126.45, दैट मीन्स 390.71, और यही वैल्यू हमको ऑप्शन में दी गई है 390.71। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/10 KCl सोल्यूशन। तो अब जो जो दिया वो पहले नोट करते जाइए। तो मुझे क्या दिया गया, मुझे दिया गया है नॉर्मेलिटी के बारे में,
नॉर्मेलिटी मैंने नोट कर ली। नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 1/10 या 0.1 भी आप ले सकते हो। 0.1 नॉर्मेलिटी ली गई है। उसके आगे मुझे 20 डिग्री सेल्सियस कोई नीड नहीं है और मुझे दिया गया है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा के दिया गया है कितना 0.0212 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट की कोई अभी यहाँ नीड नहीं है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग दिस सोल्यूशन इज 55 ओम। आर मुझे दिया गया है 55 ओम। द सेल कांस्टेंट मीन्स L/A अपन लोग को निकालना है। सेल कांस्टेंट L/A निकालना है। तो अब आप ढूंढिए रिलेशन कि K में, L/A में और R में क्या रिलेशन होता है। सब बच्चे लोग जानते हैं, दिमाग में फॉर्मूला आ गया होगा। K इक्वल टू होता है 1/R इंटू L/A। इसका सेंस है कि L/A इक्वल टू हो जाएगा K इंटू R। K मेरे को दिया गया है 0.0212 इंटू मुझे R दिया गया 55। तो 55 का 0.0212 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 0.0212 इक्वल टू 1.166, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें नॉर्मेलिटी हमको इसकी नीड नहीं थी, अनावश्यक नॉर्मेलिटी को हमें दे दिया गया था, हमें उससे प्रभावित नहीं होना था। तो 1.166 यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है। द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ कैल्शियम का दिया और क्लोराइड का दिया इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, और कैल्शियम क्लोराइड की मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग सब लोग जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड की इक्वेशन एक लिख लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड कन्वर्ट होगा कैल्शियम 2+ आयन में और 2Cl- आयन में। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, अब वो इक्वेशन बनती है लेमडा नॉट m ऑफ CaCl2 इक्वल टू होगा लेमडा नॉट m ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट m ऑफ Cl-, क्योंकि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होती तो हमको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की नीड नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम का क्या वैल्यू मुझे दिया गया। तो कैल्शियम का वैल्यू दिया गया 118.88 इंटू 10⁻⁴। तो मैंने लिख लिया है 118.88 इंटू 10⁻⁻⁴। और फिर मुझे देखिए कि क्लोराइड का क्या वैल्यू दिया गया है। क्लोराइड का 77.33 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 2 इंटू 77.33 इंटू 10⁻⁻⁴। अब चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। अभी 118.88 तो ऐसे ही रहने दो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 154.66 और 10⁻⁻⁴ को कॉमन कर लेंगे। तो अब इसको हम लोग ने ऐड कर लिया। तो 8 और 6 14 और 8 और 6 14 15 और 5 और 8 13 और 6 और 1 7 और 1 और 1 2, 273.54 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में 273.54 आ रहा। 273.54 थर्ड ऑप्शन में आ रहा इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक हमें ये रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में यहाँ पर E0 नहीं छपा है, E0 होना चाहिए था। तो इस रिएक्शन में E0 हमारा स्लाइड में E0 मिसप्रिंट हो गया है, तो इतना आपने भी समझ लिया होगा, पेपर में ज़रूर दिया होगा। तो E0 की वैल्यू दी गई है और मुझे log K की वैल्यू निकालनी है।
तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने इक्वेशन पढ़ा हुआ है, log k इक्वल टू होता है NE0 अपॉन 0.0591। अब बस जो वैल्यूज दी गई वो हमें देखना है। अब देखिए कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ +2 है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। और सिंपली Ag+1 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, 2 Ag है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे 0.46 दिया ही गया है, और फिर 0.0591 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा यहाँ मैच कर जाएगा। तो log k का वैल्यू हमको निकालना, तो हमारे पास आ गया 2 × 0.46 डिवाइडेड बाय 0.0591, दैट मीन्स आ गया 15.56, जो हमारा सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा हमें। तो यहाँ पे 15.56 आ गया, log k इक्वल टू 15.56, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था लगभग इसी तरीके से था, उसमें हम लोग को वैल्यूज़ दी गई थी, यहाँ x y z दिया गया है, और यहाँ पर वहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिमिटिंग मांगी थी क्वेश्चन नंबर 46 में आई मीन, और यहाँ पे हमसे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और हमको देखो क्या निकालना है, हमें फिर से एसिटिक एसिड का निकालना है, बट अब वैल्यूज़ है नहीं, अगर वैल्यूज़ होते 390 कर देते, अब तो x y z के टर्म्स में करना है। तो चलिए बनाते हैं, फिर से वही काम करते हैं। पहले हम लोग ने एरो लिया है, एरो लेने के बाद हम लोग ने इस साइड पर प्रोडक्ट साइड पर एसिटिक एसिड ले लिया है, और एसिटिक एसिड बनेगा एसीटेट आयन से और H+ आयन से। अब हमको देखना है कि एसीटेट का सॉल्ट कौन सा दिया गया है, तो पोटेशियम एसीटेट दिया गया है। तो हम लोग ने अब की बार यहाँ पोटेशियम एसीटेट कर लिया, और एसिड की जगह पे H2SO4 दिया गया, तो यहाँ पे H2SO4 कर लिया। अब रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे K2SO4 आ गया। अब क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में, आई मीन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में काम करना है, तो फिर भैया हमको रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ करना होगा। तो चलिए सर हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2K की नीड है, तो इसको हम लोग ने CH3COO होल ट्वाइस कर दिया, 2CH3COK कर दिया है, और इसके बाद हमारा K2SO4 तो बन गया। अब यहाँ पे H2SO4 में हमारा 2 मोल ये आ गए और 2 मोल H आ गए, तो इसको 2 मोल हमें करना पड़ेगा। अब रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस। तो जब इस रिएक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन हो जाएगा 2 × λ0m ऑफ CH3COOK प्लस λ0m ऑफ H2SO4, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसलिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, इक्वल टू 2, ये देखिए 2 आ गया, इनटू λ0m ऑफ CH3COOH प्लस λ0 यहाँ 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, K2SO4। अब आपको देखना है कि किसकी वैल्यू x है, किसकी वैल्यू y है, किसकी वैल्यू z है, रखना होगा। H2SO4 की x है और CH3COOH की z है, पहले तो z रख लीजिए, तो 2z प्लस H2SO4 की x थी तो प्लस x इक्वल टू 2 × ये हमको निकालना है λ0m CH3COOH। अब यहाँ से आप देखिए अगर वैल्यूज़ वाइज देखिए तो किसी में भी अपॉन 2 नहीं है, तो अपॉन 2 नहीं है तो भैया ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, क्योंकि जब हम लोग CH3COOH निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर हमारा 4th होना चाहिए, 4th ही मोस्ट प्रोबेबल हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना है। तो ऐसे आप शॉर्टकट लगा के भी काम कर सकते थे। तो अब यहाँ पर हमने λ0m K2SO4 के लिए क्या दिया हुआ, y दिया है, तो यहाँ पे y लिया है।
अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी लेमडा नॉट m ऑफ CH3COOH इक्वल टू 2Z प्लस x माइनस वाई अपॉन 2। ये आ गया, देखिए y इधर आ गया, अपॉन 2 आ गया। अब मुझे देखना क्या है कि ये x माइनस वाई अपॉन 2 z के टर्म्स में लिखा है, तो जो हमारा 2z है उसको अलग कर लेते हैं। तो इसको हमने एक स्टेप और बढ़ा लिया, 2z अपॉन 2 प्लस x माइनस वाई अपॉन 2। तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस z। तो वही वाला ऑप्शन देखिए मैच कर गया आपका, x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस z, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। वॉट करंट टू बी पास्ड, यानी I पूछ रहा है मेरे से, पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड, टाइम दिया गया है 0.25 सेकेंड, फॉर डिपोजिशन ऑफ सर्टेन वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, यानी कि जो वेट है वो वो Z के बराबर है, वेट Z के बराबर है। अब हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ से जानते हैं फॉर्मूला W इक्वल टू ZIT, तो यहाँ पे आ जाएगा Z इक्वल टू Z इंटू I निकालना है, और T है 0.25 सेकेंड, तो Z से Z कैंसिल कर दीजिए, और I इक्वल टू आ जाएगा 1/0.25 यानी कि 4 एम्पियर। तो देखिए अपना ऑप्शन कौन सा 4 एम्पियर मैच कर रहा है, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग को करना है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। यहाँ पे हमको रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यों निकालना, तो देखिए इक्वेशन पहले ये वाली बना लीजिए। इस इक्वेशन में Zn हमारा Zn2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा, और सिल्वर प्लस 1 हमारा सिल्वर में रिड्यूस हो रहा। रिएक्शन को बैलेंस करने जाएंगे, 2 मोल इधर आएंगे, 2 मोल इधर आएंगे। अब अगर आप रिएक्शन कोएफिशिएंट Q निकालेंगे तो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इक्वल टू हो जाएगा Zn2 प्लस का एक्टिव मास, सिल्वर क्योंकि सॉलिड मेटल होती है तो इसका यूनिटी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इक्वेशन में दिखाना चाहते हैं तो दिखा लीजिए, और Zn सॉलिड है इसका यूनिटी होगा, लेकिन आपका मन हो रहा है रिएक्शन में दिखाने का तो दिखाइए। ये लीजिए, अब डेटा पुटअप करिए, तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन देखिए कितना दिया गया है, Zn2 प्लस का 0.01 यानी कि 10 टू दी पावर -2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 टू दी पावर -2, सिल्वर का 1 इंटू 1, Zn का 1, और Ag प्लस का मुझे दिया गया है 1.25, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25 इंटू 1.25, ये हमारे पास हो गया 1.25। तो इसको हम लोग अगर 1.25 को इस तरीके से सॉल्व कर लें, यहाँ पर ये 0.25 हटाएंगे और ये 10 टू दी पावर 2 लाएंगे, तो 125 नीचे हो जाएगा, 10 टू दी पावर 2 से 10 टू दी पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग ये भी ले आएंगे, यहाँ पे ऊपर 100 और नीचे 125 इंटू 125। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबल क्या मिल जाना चाहिए इसमें, 6.4 इंटू 10⁻³ 125 है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, सिक्स 6.4 इंटू 10⁻³ आ रहा है, ठीक है, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -3।
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यों निकालना था, कोई वोल्टेज का यूज़ नहीं करना था, कोई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं लगाना था, कोई नॉर्मल सेल पोटेंशियल नहीं लगाना था। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन बिकम्स टू आयोडाइड 0.54 दिया गया है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरिक इन फेरस। तो ठीक है, अब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, पहले मुझे इससे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेना चाहिए और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के बाद फिर मुझे एक हाफ सेल का दिया गया है, दूसरे हाफ सेल का निकाल लेना चाहिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया गया है k 1 × 10⁸, तो k = 1 × 10⁸ दिया गया है। सबसे पहले ई नॉट सेल निकालते हैं। तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है n E0 अपॉन 0.0591 इंटू log k। log k को हम लोग लिख लेंगे log 10⁸, दैट मीन्स 8 × 1, दैट मीन्स 8। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में एक आयोडाइड एक I2 में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। एक आयोडाइड I2 में, मतलब 2 आयोडाइड अगर I2 में बदलते हैं तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। और फेरिक एक अगर फेरस बदले तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, 2 फेरिक अगर 2 फेरस बदलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो n वैल्यू है, टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन 2 है। तो टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अब हम लोग ने ऐसे लिख लिया E0 = 8 × 0.0591 अपॉन 2, यानी कि 0.0591 × 4, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 जो है ये आ जाएगा 23 और डेसिमल के 3 प्लेस के बाद तो 2.364, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, 3 ऊपर आ गया, 4 5 ज़ा 20 और 23 और 1 2 3 4, 4 के बाद आना, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद। तो 4 डिजिट के बाद आना है, तो ये आ जाएगा 0.2364, ये इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ रहा। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में हम लोग देखेंगे E0 सेल इक्वल टू, हम लोग लिख लेंगे E0, यहाँ पर देखिए फेरिक हमारा फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, तो E0 फेरिक ऑब्लिक फेरस प्लस E0 I माइनस ऑब्लिक I2, तो I माइनस ऑब्लिक I2। अब E0 सेल 0.2364 आ चुका है और हम लोग देखें क्या डेटा में दिया गया है। हमें दिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन बिकम्स टू आयोडाइड इज 0.54, यानी कि I2 से I 0.54 दिया गया है। तो E0 फेरिक ऑब्लिक फेरस प्लस माइनस 0.54 हो जाएगा। आयोडाइड से I2 में आओगे माइनस 0.54 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो E0 फेरिक ऑब्लिक फेरस इक्वल टू हो जाएगा 0.2364 प्लस 0.54, यानी आ जाएगा 4 6 और 4 और 3 7 और फिर 0.7764। यहाँ पे फेरिक से पहले 0.77, वैसे तो कुछ बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से याद भी होगा कि फेरिक से फेरस में बदलते हैं तो 0.77 होता है और फेरस से आयरन बदलते हैं तो 0.44 वोल्ट होता है। तो जिनको याद है उन्होंने डायरेक्ट मार दिया होगा और प्लस 0.77 आएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3।
द सेल रिएक्शन इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg एंड कॉपर आर -2.37 एंड 0.34, तो हमको EMF ऑफ द सेल निकालना है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे E नॉट सेल इक्वल टू कर देंगे E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg। और मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg कितना दिया गया, -2.37, और इसी में मुझे Mg2 प्लस से Mg दिया गया है 0.34, Mg2 प्लस से Mg दिया -3, ये प्लस 0.34, वैसे भी वैल्यू भी याद होगी। तो देखिए अब हमारे पास वैल्यू रखा 0.34 माइनस 2.37, तो अब मुझे मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 7 4 11 और 4 और 3 7 और 2.71 प्लस का, तो प्लस का 2.71 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, प्लस का 2.71 थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, मैक्सिमम वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू NF E नॉट। N का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रोमियम, अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, क्रोमियम प्लस Fe2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस Fe, ये बेटा इक्वेशन आ रही है। इधर अगर 3 मोल ले लोगे और इधर 2 मोल ले लोगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्रोमियम के 2 मोल हैं, यहाँ भी 3 है, तो इसका जो N फैक्टर है वो 6 है, 96,500 इंटू E नॉट सेल हमको दिया नहीं गया है, हमको E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल लगा लेंगे हम लोग, और यहाँ पर आ जाएगा E नॉट फेरिक ऑब्लिक फेरस, यानी कैथोड माइनस एनोड, E नॉट Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr, ये हम लोग ने ले लिया। अब सारा डेटा पहले पुटअप कर लेते हैं, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। 6 इंटू 96,500 इंटू फेरिक से फेरस, भाई देखो कितना हो रहा है, फेरिक से फेरस नहीं है, फेरिक से आयरन है, फेरिक से आयरन, हम लोग ने फेरिक से आयरन किया था, ठीक है, और क्रोमिक 3 प्लस से क्रोमिक है, तो फेरिक से आयरन दिया गया -0.45, तो यहाँ पे आ गया -0.45, और ये है माइनस प्लस 0.75, सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे मिल गया 6 इंटू 96,500 इंटू 5 में से 5 गया 0 और 7 4 गया 3 प्लस का 0.30। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जूल में आएगा आंसर, तो अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा, तो किलो जूल में निकालने के लिए 6 इंटू 96.5 इंटू 3 किलो जूल आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 96.5 को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 96.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से, तो मुझे मिल गया 1737, तो 1737। अच्छा, ये यहाँ पे हम लोग को 0.3 लगाना, तो मिल जाएगा 173.7 किलो जूल। सो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
हम लोग ने 0.3 नहीं लगाया था, केवल 3 का मल्टीप्लाई कर लिया था, इसलिए आंसर नहीं मैच हो रहा था। तो ये हम लोग ने 0.3 लगा लिया, 0.3 यहाँ से लेके आए, आंसर मैच हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। अब इसमें मुझसे पूछ रहा है कि इफ़ द ई नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज़ निगेटिव वैल्यू, तो अगर ई नॉट सेल निगेटिव है तो डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से, अगर ई नॉट मान लो माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एन एफ एक्स। तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगी, यानी कि 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, सॉरी। तो ग्रेटर देन 0 यहाँ भी है, ग्रेटर देन 0 यहाँ भी है। और हम लोग ने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ माइनस सॉरी आर टी और एल एन के, ये इक्वेशन हम लोग ने पढ़ी हुई है। तो अगर मान लो मेरा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आता है तो इसका सेंस है कि हमारा के होगा 1 से कम, क्योंकि यहाँ के की वैल्यू 1 से कम होगी तभी ये आएगा मेरी निगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो के 1 से कम होगा और डेल्टा जी नॉट 0 से ज़्यादा होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसे मिल रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है 56 में। तो 56 के फर्स्ट के साथ जाऊंगा। फिर से बता देना चाहता हूँ, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट होता है और ई नॉट उन्होंने मुझे बताया है कि निगेटिव है। तो अगर मैंने मान लिया माइनस एक्स है तो फाइनली वैल्यू आ गया प्लस एन एफ एक्स, दैट मीन्स हमारा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ गया। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रहा है तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के। ऐसे में अगर के का वैल्यू 1 से कम होगा तभी एल एन के की वैल्यू निगेटिव आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डेल्टा जी नॉट की प्लस आएगी तभी जब के का वैल्यू 1 से कम होगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिए गए हैं और ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना। हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। अब आपको इन्होंने सेल रिएक्शन में देखिए किसका रिडक्शन हो रहा, फेरिक का फेरस में रिडक्शन हो रहा है, यानी कैथोड बनेगा आयरन का। तो पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा ई नॉट फेरिक इन आयरन माइनस ई नॉट फिर क्रोमिक इन क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम जिंक क्योंकि जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो एनोड बनेगा जिंक और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब वैल्यू अब रखिए, फेरिक से फेरस है, फेरस। तो सर देखिए आयरन से फेरस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.41 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 0.41। आप चाहते तो दोनों ऑक्सीडेशन करके भी जा सकते थे, तब आपको एनोड माइनस कैथोड लगाना होता। तो माइनस 0.41 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 0.76, क्योंकि हम लोग Zn से Zn2 प्लस से Zn रख रहे हैं, तो वैल्यू माइनस 0.76 हो गई। अगर Zn से Zn2 प्लस आते तो वैल्यू प्लस 0.76 होती। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमको प्लस 0.35 मिल जाएगा। तो सो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 0.35, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। मैच द फॉलोइंग। लेक्लांचे सेल क्या होता है? लेक्लांचे सेल ड्राई सेल होता है, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो इस तरीके से हमारा जो ए है उससे मिल जाएगा फोर्थ, ए के साथ फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में।
तो यहीं से हमारा सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में फोर्थ के साथ जाएंगे। फिर भी अगर पुष्टि करनी है तो निकिल कैडमियम सेल क्या होता है, रिचार्जेबल सेल होता है, तो बी के साथ थर्ड मिल जाएगा, तो बी के साथ थर्ड मिल गया। फ्यूल सेल क्या होता है, इसमें कंबस्शन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, तो सी का फर्स्ट मिल जाएगा। और मरकरी सेल क्या होता है, मरकरी सेल के रिएक्शन में कोई आयन प्रोड्यूस नहीं होता, तो दैट मीन्स डी का सेकेंड हो जाएगा। और इस तरह से मेरा ये फोर्थ ऑप्शन मैच द फॉलोइंग में मैच हो रहा है। 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, जो गिवन है उसको नोट करते जाइए। W 54 ग्राम है एल्युमिनियम का, वॉज डिपॉजिट बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3। AlCl3 से Al आ रहा है, यानी कि N फैक्टर 3 होगा। एटॉमिक वेट Al का 27 होता है, इक्विवेलेंट वेट Al का 27/3 यानी एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर 9 होगा। हाउ मच सिल्वर विल बी डिपॉजिट बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर, अब सिल्वर, मुझको वेट चाहिए सिल्वर का, वेट ऑफ Ag मुझे चाहिए, वेट ऑफ Ag चाहिए, तो मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag भी निकाल लेना चाहिए। मोलर मास 108 होता है, चार्ज +1 होता है, तो 108 हो गया। फैराडे सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर जाओगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है W1/W2 = E1/E2, फैराडे सेकेंड लॉ। तो W1 मान लो एल्युमिनियम है तो 54, W2 मान लो Ag है, निकालना है, E1 हमारा एल्युमिनियम का 9 है, और सिल्वर का E हमारा 108 है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा W ऑफ Ag = 54 × 108/9, तो 9 6 54 हो जाएगा, तो 6 8 48 और 6 1 6, 648 ग्राम हमको मिलेगा। यानी 59 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा हमारा। 59 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम लोग जाएंगे। 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through an aqueous solution of iron second bromide, the mass of iron metal, मास ऑफ आयरन मेटल हमको पता करना। तो देखिए सर, इसमें हम लोग को ये बात समझनी है कि W = हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, W = होता है ZQ, Q मीन्स Q कूलाम चार्ज होता है, W = ZQ। अब ये W = E × Q/96,500, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। अब Z अगर हम लोग रखेंगे तो E/96,500 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ऐसा कर लें, W × 96,500 E = आ जाएगा Q, ये कूलाम के बराबर हो गया, तो Q इन कूलाम बराबर होगा W × 96,500 E। लेकिन हमको Q उसने किस में दिया, फैराडे में, तो अगर हम लोग फैराडे में बदलना चाहते हैं तो Q कूलाम को 96,500 से डिवाइड कर देंगे, तो W × 96,500 96,500 और E, और ये बराबर हो जाएगा कितने फैराडे, 3 फैराडे। मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मास = W = हो जाएगा 3 × इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट आयरन का 56 होता है, और वैलेंसी क्योंकि फेरस से आ रहा है यानी आयरन सेकेंड ब्रोमाइड से आ रहा है,
तो 2 होगा, यानी 3 इंटू 27 होगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 8, 81 ग्राम्स आ जाएगा। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या? अच्छा ठीक, 28, तो 3 8 ज़ा 84, 3 2 ज़ा 6, 84 ग्राम्स आ गया। सो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब हमको ये एक रिएक्शन दी गई है, कॉपर प्लस 2Ag, कॉपर 2 प्लस 2Ag, और इसका ई नॉट मुझे दिया गया 0.46, और मुझसे कहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन कॉपर आयन की डबल कर दे तो ई नॉट सेल क्या होगा। तो ई नॉट सेल पर कंसंट्रेशन चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो नो चेंज ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 61 का सही ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 का हो गया है फोर्थ। यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी गई हैं और उसके बेस पे मुझे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कंपेयर करना। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें MnO में सबसे कम देखो किसका, O का, तो O की रिड्यूसिंग पावर, O का सबसे कम है तो O की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगा N, फिर होगा M, ONM, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ड्राई सेल इज द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बैटरी, बिल्कुल ठीक, प्राइमरी बैटरी यानी कि जो रिचार्जेबल नहीं होते हैं, और उनमें दो आते हैं, ड्राई सेल और मरकरी सेल, और ड्राई सेल प्राइमरी सेल का अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लेड स्टोरेज बैटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। Compound A used as a strong oxidizing agent is amphoteric in nature is the part of lead storage battery। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस, और लेड स्टोरेज बैटरी में दो यूज होते हैं, Pb और PbO2, तो रिड्यूस कौन होता है, PbO2, और PbO2 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी है, इसलिए सही ऑप्शन 64 का फर्स्ट हो जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH लेमडा एम नॉट, ये हमने क्वेश्चन दो बार इस तरीके से किया है, तो NH4OH का हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनसे वो बनेगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड से बनेगा, और अमोनियम क्लोराइड के अलावा वो बनेगा NaOH से, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ये हमने एरो लिया है और इसमें हम लोग ने NH4OH बनाना है। NH4OH किससे बनाएंगे, अमोनियम आयन के किसी सॉल्ट से, और OH माइनस आयन के किसी बेस से। तो अमोनियम आयन का सॉल्ट यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ NaOH ले रहे हैं, यहाँ NaCl बन जा रहा है। तो जो लेमडा नॉट NH4OH होगी, लेमडा नॉट NH4OH, वो लेमडा नॉट NH4Cl प्लस लेमडा नॉट NaOH माइनस लेमडा नॉट NaCl के बराबर होगी। तो NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा।
0.1 मोल इज ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू। तो अब मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज पर 96,500 कूलाम चार्ज आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पास किया तो दैट मीन्स 96,500 कूलाम चार्ज पास किया। और यहाँ पे 0.1 मोल कह रहा है, तो 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन से पास होगा 9650 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 66 का। फॉर द सेल रिएक्शन फेरिक आयोडाइड से फेरस I2 बन रहा है, E0 सेल दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड गिस्ट फ्री एनर्जी चेंज हमको निकालना है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप देखें सबसे पहले तो एक फेरिक बदलता है, फेरस में तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। 2 फेरिक बदलेंगे 2 फेरस में तो चेंज आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, यानी कि यहाँ n फैक्टर 2 है। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, हमको निकालना क्या है, हमको डेल्टा G0 निकालना है। तो डेल्टा G0 का फॉर्मूला सब जानते हैं, -NF मतलब 96,500 इंटू E0 यानी कि 0.24, ये जूल में आएगा और नीचे ऑप्शन किलो जूल में है तो डिवाइड करेंगे 1000 से। तो इस तरीके से पहली बात तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है, और माइनस में कितना आ रहा है 2 इंटू 96,500 इंटू 0.24 और डिवाइडेड बाय 1000, 46.32 माइनस का आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा। तो ये आ गया है -46.32 किलो जूल। यहाँ जूल में आएगा 1000 से डिवाइड करोगे और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग करना है, जिंक अमलगम से ZnO मरकरी सेल बन रहा है और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक एनोडिक प्रोसेस है, तो एनोडिक प्रोसेस है तो A का सेकंड सही होगा। ये एनोडिक प्रोसेस है तो A का सेकंड मैच करो, फर्स्ट ऑप्शन में ये है तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। HgO में Hg की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ Hg की 0 है, यानी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यानी कैथोडिक प्रोसेस, तो B का थर्ड होगा। और यहाँ पर जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मरकरी का हो रहा है रिडक्शन, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है तो C का होगा फर्स्ट। इस तरीके से 68 का सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी सारी क्वेरी हम लोग सॉल्व करने में सफल रहे होंगे। अब आगे के सेशन में विजय सर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। इसी तरीके से टेस्ट देते रहिए और अपनी परफॉर्मेंस को दिन पर दिन और सुधारते रहिए। थैंक यू बच्चों। चलिए बेटा 68 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया, 69 ऑनवर्ड बेटा मैं कर देता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 69 मैचिंग का क्वेश्चन है, यूनिट का सेल कांस्टेंट। सबको मालूम है बेटा सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, CGS में बेटा क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स, या MKS में बेटा मीटर इनवर्स। तो देखो जरा A का 4, A का बेटा 4 हो गया। मोलर कंडक्टेंस बेटा क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा B का बेटा क्या हो गया थर्ड। C स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बेटा आपका C का हो गया। ठीक, कंडक्टेंस रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस बेटा ये आपका D हो गया। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर, A का बेटा 4, केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी सब भी मिला लो। B का बेटा थर्ड, C का बेटा C का सेकंड हो गया, सॉरी C का सेकंड और D का बेटा फर्स्ट हो गया।
तो आंसर बेटा सेकेंड, 69 का सेकेंड। 70 देखो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो सबको रटा होगा बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे जैसे बेटा पानी मिलाओगे कंसंट्रेशन घटेगी, मोलर कंडक्टेंस लीनियरली बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग में बेटा लीनियरली बढ़ता है, क्यों? क्योंकि देखो कंडक्टेंस बेटा दो बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। तो यहाँ बेटा पानी मिलाने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है? मूवमेंट ऑफ आयन, वो माइनर फैक्टर होता है। तो यहाँ बढ़ता है लीनियरली, बहुत ज़्यादा नहीं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा नंबर ऑफ आयन भी इंक्रीज करते हैं, आयनिक वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। तो वहाँ पर डाइल्यूशन का ज़्यादा फायदा होता है और वहाँ पर बेटा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो स्ट्रेट लाइन वाला बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और बेटा रेक्टेंगुलर हाइपर वाला बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। तो पहला बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आंसर थर्ड। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। देखो ये एनसीईआरटी का ही ग्राफ है बेटा। देखो ये स्ट्रेट लाइन केसीएल, NaCl, HCl बेटा इनका स्ट्रेट लाइन आएगा। एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। फिर देखो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है आपके पास। क्या पूछ रहा बेटा? पीएच, डायरेक्ट फार्मूला होता है, कोई इफ एंड बट नहीं। ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू प्लस 0.059 pH। तो बेटा प्लस 0.059 इंटू बेटा क्या हो गया 10.59 वोल्ट। देख लो बेटा कौन सा है, आंसर थर्ड। और यही बेटा अगर ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन होता तो यहाँ प्लस की जगह बेटा क्या हो जाता? माइनस। और ये भी ध्यान रखना बेटा, अगर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ठीक है ना, और ये नहीं दिया कौन सा, तो हमेशा बेटा रिडक्शन वाला लेके सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ भी बेटा सिल्वर है, रिडक्शन हाफ भी बेटा सिल्वर है। तो जब ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ बेटा सेम होता है तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल। तो ये बेटा कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। कंसंट्रेशन सेल का बेटा ई नॉट सेल हमेशा बेटा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन आप रिडक्शन आप बेटा क्या होता है? सेम। बोलो ई नॉट सेल बेटा कैसे निकालते हो? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। चूंकि बेटा दोनों सेम है तो अगर इसकी वैल्यू बेटा -x होगी तो इसकी बेटा +x होगी, टोटल 0 हो जाएगा। अब आइए बेटा इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए इसकी इक्वेशन होगी ऑक्सीडेशन आप क्या होगा बेटा Ag से Ag+ बनेगा। कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी 0.01 बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे में बेटा Ag प्लस 0.05 से बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जाएगा? Ag में। ठीक, तो यहां पर देखो बेटा नेट रिएक्शन क्या होगी? Ag प्लस 0.05 Ag प्लस 0.01। तो यहां से बेटा Q निकाल लो। Q बेटा क्या हुआ 0.01 अपॉन 0.05। ठीक है ना, 0.01 अपॉन 0.05। अब जरा देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। तो देखो बेटा ई नॉट सेल 0 रख दिया, 0.059 बेटा ये 1 हो गया। वहां देखो 0.01/5 तो log 1/5 हो गया। इसको बेटा क्या लिख सकते हो 0.059 log 5 ऊपर भी जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस log 5 हो जाएगा। माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस। 0.059 को बेटा क्या लो 0.06। log 5 की वैल्यू क्या होती है बेटा
log 5 की वैल्यू बेटा होती है 0.7। तो देखो बेटा ये क्या हुआ, 7×42, ठीक है ना। 3 अंक पे डेसिमल करोगे बेटा ये 0.042 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो बेटा ये ध्यान रखिए, ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है, कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है बेटा ये। और ई नॉट सेल बेटा कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, 0। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा हो गया 4th। तो 72 का बेटा 4th। अगला देखो बेटा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू। फैराडे लॉ बेटा किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इनका बेटा कहना है कि एक फैराडे चार्ज से जो अमाउंट बेटा प्रोड्यूस होता है, डिपॉजिट होता है या प्रोड्यूस होता है, हमेशा बेटा किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। W बराबर क्या होता है, Z इंटू क्यू। और बेटा यही फार्मूला बाद में क्या हो जाता है, W/E बराबर Q/F। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो बेटा एक फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है। तो 73 का 3rd, जितने ग्राम इक्विवेलेंट बेटा उतने फैराडे। तो 73 का बेटा 3। 74 में आ जाइए। देखो बेटा 2 हाफ रिएक्शन दी है, हाफ सेल, दोनों का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या पूछ रहा, ई नॉट सेल, बहुत आसान। ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब देखो बेटा यहां पर देखो बेटा सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 है, जबकि एसएन का बेटा 0.14 है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा ज्यादा होता है उसका रिडक्शन आप होता है यानी राइट, जिसका कम होता है बेटा उसका ऑक्सीडेशन आप होता है यानी लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट पहचानना आना चाहिए, लेकिन वैल्यू हमेशा बेटा रिडक्शन रखते हैं। ये +0.80 माइनस 0.14 जोड़ोगे तो बेटा +0.94 हो गया वोल्ट, +0.94। 74 का बेटा 4। अगला देखिए बेटा, हमेशा याद रखो बेटा जब भी ई नॉट सेल निकालना हो तो ई नॉट सेल बेटा क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट का मतलब रिडक्शन आप, लेफ्ट का मतलब ऑक्सीडेशन आप। जिसका SREP ज्यादा उसका बेटा रिडक्शन आप, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन आप। तो और लेकिन फार्मूला जो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट है उसमें वैल्यू हमेशा बेटा क्या रखोगे, SREP। अब आइए देखिए बेटा 76, एक मिनट 75 शायद नहीं किया मैंने। ये 74 हो गया। देखिए बेटा फॉर दिस रिएक्ट, देखो मैग्नीशियम सिल्वर है, ठीक। तो देखो बेटा कुछ नहीं तो नस्ट इक्वेशन पूछ रहा है, तो जरा देखो इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, Mg ट्वाइस Ag Mg डबल प्लस गिव्स Mg डबल प्लस 2Ag। तो बोलो बेटा इसके Q का फॉर्मूला क्या होगा, Mg डबल प्लस अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखो बेटा, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल। अब देखो बेटा ये ln में है ना,
तो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू होता है। क्यू बेटा क्या है, एम जी डबल प्लस अपॉन ए जी प्लस का बेटा स्क्वायर। अब देखो बेटा कहीं पर भी बेटा एम जी डबल प्लस यहाँ ऊपर है लेकिन ए जी प्लस की पावर 1 है, यहाँ पर बेटा ये देखो, तो आप इसको बेटा उल्टा कर दो तो पहला ऑप्शन आ जाएगा ई नॉट सेल, इसको ऊपर इसको नीचे करोगे तो प्लस आ जाएगा आर टी अपॉन एन एफ लॉग ए जी प्लस का बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन एम जी डबल प्लस। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट हो गया, 75 का फर्स्ट। केवल नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है आपको। 76 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर एट कैथोड। कैथोड पे बेटा क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडेशन होगा बेटा वो नहीं होगा। पहला देखो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर ले जाओगे तो प्लस, पहला बेटा रिडक्शन है। यहां देखो ये बेटा ऑक्सीडेशन है, यहां देखो बेटा ये रिडक्शन है, और यहां बेटा इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये रिडक्शन है। तो आंसर 76 का बेटा सेकेंड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, तो फर्स्ट थर्ड फोर ये बेटा रिडक्शन है, कहाँ होगी कैथोड पे। सेकेंड बेटा क्या ऑक्सीडेशन, कहाँ होगी बेटा एनोड पे। फिर देखिए, ए केमिस्ट वांट टू प्रोड्यूस क्लोरीन फ्रॉम मॉल्टेन NaCl। सिंपल करंट दिया है बेटा, अमाउंट पूछ रहा है, फैराडे फर्स्ट लॉ W अपॉन ई आई इंटू टी अपॉन एफ। W क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 सबको याद होगा, स्टैंडर्ड है बेटा। 4 स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1.008 यानी 1, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5, सिल्वर का 108। करंट बोलो बेटा कितना दिया है, 2 एम्पियर। टाइम बेटा 2.5 मिनट में है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बेटा 96500, ठीक है ना। सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.110 ग्राम। अगला देखिए बेटा, आंसर थर्ड हो गया। कौन सा रिलेशन सही है बेटा, डेल्टा जी और NFE में रिलेशन क्या होता है, -NFE। नॉट अगर होता तो दोनों जगह नॉट कर देते। पहला देखो बेटा गलत है, दूसरा बेटा आपका सही है, तीसरा ये सब जबरदस्ती का ऑप्शन है, केवल सेकेंड आंसर है। फिर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 79, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। गलत, डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ता नहीं है बेटा, घटता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब बेटा 1 ml का कंडक्टेंस, और अच्छा बोले तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है उनके कारण जो कंडक्टेंस डेवलप होता है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सपोज करिए 1 ml में 1000 आयन है, तो जो आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाला बेटा वो 1000 आयन का है। अब सपोज करिए आपने इसमें 9 ml पानी डाल दिया, डाइल्यूशन कर दिया। अब बोलो वॉल्यूम कितना हुआ, 10 ml। 10 ml में आयन कितना है, 1000, क्योंकि आयन तो चेंज हुआ नहीं। आप जब इसके 1 ml का कंडक्टेंस निकालोगे वो भी क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक, लेकिन बेटा वो किसके कारण होगा, 100 आयन के कारण होगा। तो नंबर ऑफ आयन पर ml घटता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। तो कोई याद रखो बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि पर ml नंबर ऑफ आयन घट जाते हैं, जबकि मोलर और इक्विवेलेंट बढ़ते हैं। ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सही है बेटा। मोलर कंडक्टेंस किसके कारण होता है, 1 मोल के कारण होता है, ठीक है ना। उसका बेटा वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है। देखो बेटा, जब आप पानी मिलाते हो,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो 90% डिसोसिएटेड, 95% डिसोसिएटेड है, तो बेटा वो जो 5-10 का गैप है वो थोड़ा बहुत अगर नहीं टूटा है तो टूट जाएगा। मान लो 100% है तो आयन चेंज नहीं हुआ, लेकिन बेटा जब पानी मिलाओगे तो आयनिक वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए भी कंडक्टेंस चेंज। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर या इक्विवेलेंट पानी मिलाने पे बढ़ता है क्योंकि आयन का मूवमेंट बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन भी इंक्रीज करते हैं, आयनिक वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बेटा इसका आंसर पहला गलत, दूसरा सही। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 79 का बेटा 4। 80 बेटा, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखो बेटा, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो बेटा क्या होता है, 2:1। तो जितने लीटर ऑक्सीजन मिलेगा उसका डबल बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन। कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो बेटा आंसर क्या होगा, 5.6 लीटर हो गया। चलिए फिर देखिए, अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, सिंपल फैराडे फर्स्ट लॉ, W/E बराबर Q/F। W बेटा पूछ रहा है सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट सबको रटा होगा 100 वाट, नहीं रटा तो इसको ऐसे निकाल लो, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा किस में जाएगा, Ag, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 1। Q बेटा कितना दिया है, 2 फैराडे, यहां बेटा क्या है, फैराडे। W बेटा कितना हुआ, 216 ग्राम। आंसर बेटा थर्ड। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो चारों वीक एसिड है, तो 4 वीक एसिड हो या वीक बेस, जब भी बेटा कंडक्टेंस कंपैरिजन करना हो, ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ होगा बेटा, उतना ज़्यादा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, उतना ज़्यादा बेटा नंबर ऑफ आयंस होंगे, उतना ही ज़्यादा बेटा क्या होगा, कंडक्टेंस, चाहे मोलर हो, चाहे इक्विवेलेंट हो, चाहे बेटा स्पेसिफिक हो। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा जितनी ज़्यादा, कंडक्टेंस उतना ज़्यादा। नेक्स्ट देखो बेटा, 1 मिनट, इसका आंसर तो बता दे। इसका आंसर बेटा इन चारों में बेटा सबसे कौन सा ज्यादा एसिडिक है, थर्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I, इनवर्सली बेटा +I। फिर देखो, वही वाला किया ना, 83, 82, 83 देखिए बेटा, फॉर द डेनियल सेल विथ E सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, application of opposite potential greater than 1 per result into flow of electron from cathode to anode. ये कह रहे हैं बेटा डेनियल सेल है, ई सेल बेटा 1.1 वोल्ट है, ये कह रहा है 1.1 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल बेटा अगर हम लगा दें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड बिल्कुल सही है। देखो बेटा डेनियल सेल एक रिवर्सिबल सेल है। व्हाट इज रिवर्सिबल सेल? डेनियल सेल का E0 सेल बेटा 1.1 वोल्ट होता है। अगर किसी गैल्वेनिक सेल पर E0 सेल के बराबर EMF अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बैटरी से अप्लाई करें और करंट का बेटा फ्लो बंद हो जाए, सेल काम करना बंद कर दे, तो समझ लीजिए वो रिवर्सिबल है। अगर उससे ज्यादा अप्लाई करें तो रिएक्शन बेटा रिवर्स हो जाए, एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन के बजाय रिडक्शन होने लगे,
कैथोड पे रिडक्शन के बजाय ऑक्सीडेशन होने लगे, करंट कैथोड से एनोड की बजाय एनोड से कैथोड जाने लगे, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की बजाय कैथोड से एनोड की ओर जाने लगे, तो समझ लेना सेल बेटा क्या रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। और वहां पर आपसे पूछा जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ई सेल बेटा क्या होगा 0, और पूछा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो एन ई नॉट अपॉन 0.059 का एंटीलॉग। तो देखो बेटा पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखो रिएक्शन चूंकि रिवर्स हो गई तो Zn बेटा एट एबो कंडीशन Zn इज डिपॉजिटेड एट एनोड, एनोड पे देखो पहले क्या हो रहा था, Zn डबल प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा था, अब Zn डबल प्लस Zn में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, तो एनोड पे Zn डिपॉजिट होगा, जबकि कैथोड पे कॉपर बेटा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, 83 का 1, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, बेटा डाइल्यूट H2SO4 लोगे तो यहां देखो बेटा दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक बेटा आपका वाटर है, एक बेटा H2SO4 है। कैथोड पर बेटा क्या पहुंचेगा, ये भी देखो केटायन H प्लस देता है, ये भी केटायन H प्लस बेटा रिड्यूस होके क्या देगा, हाइड्रोजन। एनोड पे बेटा कौन पहुंचेगा, OH माइनस और बेटा सल्फेट आयन। इन दोनों में बेटा क्या होगा, कंपटीशन में कौन जीतेगा, OH माइनस, सल्फेट आयन नहीं बेटा, ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, O2। तो O2 इज प्रोड्यूस एट एनोड, H2 इज प्रोड्यूस एट कैथोड। 84 का बेटा फर्स्ट। एट्टी फाइव देखो 2.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कह रहा बताओ द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ कॉपर। तो बहुत आसान बेटा, 1 ग्राम इक्वलेंट 1 फैराडे, n ग्राम इक्वलेंट n फैराडे। तो 2.5 फैराडे से कितना मिलेगा, 2.5 ग्राम इक्वलेंट। 3 लाइन याद रखो बेटा, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्वलेंट, जितने फैराडे उतने ग्राम इक्वलेंट, और 1 मोल में ग्राम इक्वलेंट n होते हैं, n फैक्टर, तो फैराडे भी n। अब फार्मूले से करना है तो बेटा इससे कर लो, W/E बराबर Q/F। W/E बेटा क्या कहलाता है, ग्राम इक्वलेंट, तो ये भी बेटा क्या है, ग्राम इक्वलेंट। 2.5 F/F बेटा 2.5 हो गया, तो आंसर बेटा हो गया थर्ड। 86 देखो, एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलिस फ्यूज सोडियम क्लोराइड। सो फ्यूज सोडियम क्लोराइड मतलब बेटा देयर इज नो वाटर, किसमें आयन है, टूटेगा Na+Cl-। किसका प्रोडक्ट पूछ रहा बेटा, एनोड, एनोड पे क्या पहुंचेगा, Cl-। एक Cl- बेटा ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, नेसेंट क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 क्लोरीन के एटम बेटा कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, Cl2। कैथोड पर बेटा सोडियम आयन ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जाएगा, सोडियम में। तो मॉल्टेन सोडियम की इलेक्ट्रोलिसिस पर एनोड पे क्या मिलेगा बेटा, क्लोरीन, और कैथोड पे बेटा क्या मिलेगा आपको, सोडियम। तो आपका बेटा आंसर क्या पूछा है, एनोड, एनोड पे Cl- बेटा क्या होगा, ऑक्सीडाइज, Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन में। अगला देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू यूज फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल में बेटा सबसे आसान तरीका, फ्यूल सेल में नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? कंबस्टन ऑफ फ्यूल। और सबसे कॉमन एग्जांपल बेटा क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है ना। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था बेटा, उसमें भी फ्यूल सेल कौन सा यूज हुआ था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन उसमें बेटा क्या था? फ्यूल। सिंपली जब भी बेटा फ्यूल सेल की रिएक्शन लिखनी हो, जो फ्यूल हो उसकी कंबस्टन रिएक्शन लिख देना। जैसे मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल बोला तो मीथेन का कंबस्टन लिख दो, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल बोला पेंटेन का कंबस्टन। कैसे लिखोगे? 1 मोल पेंटेन लेफ्ट, C5H12, राइट में बेटा 5CO2, राइट में बेटा 6H2O, ऑक्सीजन बैलेंस। मेथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल है तो लेफ्ट में 1 मोल मेथेनॉल, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उतने वाटर, आधा वाटर बेटा कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस। तो इसका आंसर बेटा थर्ड। और पूछा जाए बेटा देखो बेटा फ्यूल सेल गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, पूछा जाए सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, तो आंसर होगा बेटा फ्यूल सेल, क्योंकि डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती। अब देखो बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तीसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा आपको निकालना है। एक तरीका तो बेटा ये है कि इसको डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट कर दो, इसको डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट कर दो, इसको डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट कर दो। अब तीनों इक्वेशन क्या हो गई? थर्मोकेमिकल। इसके अकॉर्डिंग बेटा इन दोनों को सेट करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। और एक शॉर्टकट तरीका देख लो बेटा, N1 E1 अगर 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तीसरे का निकालना हो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अब यहां बेटा केवल आपको डिसीजन क्या लेना है? 3 नंबर किसको देना है? तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बेटा हाईएस्ट हो उसको 3 नंबर दे दो। देखो पहले में चेंज बेटा कितने का है? 3 का। दूसरे में चेंज कितने का है बेटा? 2 का। और इसमें चेंज बेटा कितने का? 1 का। तो पहले वाले को आप बेटा N3 नाम दे दो, उसके EMF को बेटा E3 नाम दे दो, 1 2 किसी को भी दे दो। अब देखो बेटा ये N3 की जगह बेटा क्या रख दो? 3। E3 बेटा कितना हो गया? -0.036। 1 2 बेटा किसी को दे दो। चलो हमने इसको बेटा इसको 1 नंबर दे दिया N1, तो N1 की वैल्यू बेटा 2, EMF बोलो N1 का कितना है? -0.44 प्लस N2 की वैल्यू बेटा इसको N2 दे दे रहे हैं नाम, तो N2 की वैल्यू 1 और बेटा इसका EMF X मान लो। सॉल्व करो। देखो बेटा ये X बराबर क्या आ गया? उधर का माइनस इधर बेटा क्या हो जाएगा? प्लस 0.88 हो गया, -0.036 घटा लो बेटा 0.880, 0.036, 10 में 6 गया 4, 7 में 3 गया 4, और बेटा यहां पर क्या हो गया? 0.74। कौन सा आया? लगभग ये आ जाएगा। 88 का बेटा आंसर हो गया आपका 4th। 88 का बेटा 4th। अगला देखिए, एट्टी 4 रिडक्शन रिएक्शन दी है, चारों का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है, चारों रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस है, चारों का रिएक्टेंट किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SREP। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? फ्लोरीन। और याद रखो फ्लोरीन अगर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फ्लोराइड एंड पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बेटा I2 बेटा पुअरेस्ट या लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेटा ये जो I- है ये हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देख लो बेटा क्या पूछा है, याद रखो अगर आपकी रिएक्शन रिडक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्टेंट जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका प्रोडक्ट उतना ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्टेंट जितना पुअर रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आंसर बेटा क्या होगा, फर्स्ट। 90 देखिए बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कह रहा निगेटिव कहां होगा, तो बेटा कुछ नहीं है इसमें, रिडक्शन रिएक्शन लिखो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, E रिडक्शन इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन 2 log Q। ये बेटा क्या होता है 0.059 बाई 2 log Q। अब देखो बेटा हमको ये निगेटिव मेंटेन रखना है, निगेटिव बेटा कब होगा, जब Q ग्रेटर देन 1 हो। रिएक्शन कोसेंट Q, अगर आपको ई रिडक्शन को निगेटिव बनाए रखना है तो बेटा Q को 1 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो Q 10 हो गया तो log 10 की वैल्यू 1, निगेटिव मेंटेन रहा। अब चारों में बेटा Q निकाल लो, Q का फॉर्मूला बोलो PH2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। अब जरा सब में बेटा निकालो Q1 देखो PH2 कितना है 1, और बेटा ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। Q2 निकालो, प्रेशर बेटा कितना है 1, ये बेटा 1 हो गया। Q3 निकालो बेटा, देखो ऊपर बेटा कितना हुआ 2, नीचे बेटा 1, ये 2 हो गया। Q4 निकालो, 2 अपॉन बेटा 4 हो गया, 1/2 हो गया। तो क्लियरली बेटा क्या दिख रहा, पहले में Q 1 से छोटा है, दूसरे में Q 1 है, तीसरे में Q बेटा ग्रेटर देन 1 यानी 2 है, चौथे में बेटा 1 से कम। हम क्या ढूंढ रहे हैं बेटा, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वाला ऑप्शन बेटा कौन सा हुआ, थर्ड। तो 90 का आंसर बेटा थर्ड, ठीक है ना। और यहीं अगर पॉजिटिव बोलता तो पॉजिटिव के लिए बेटा Q क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो देखो बेटा आज जो आपका नीट टेस्ट 15 हुआ उसका बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन हमने और संजीव सर ने बेटा किया। बहुत आसान पेपर था, कैलकुलेटिव बेटा इलेक्ट्रो है तो कैलकुलेटिव तो आई है, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन भी बहुत आसान थी, ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ से मिलते जुलते थे, ठीक है भाई। तो हम दोनों ने मिलकर बेटा इस पेपर का डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि जो भी इस पेपर से रिगार्डिंग आपकी क्यूरीज होंगी हम दोनों लोग के डिस्कशन से बेटा वो रिमूव हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।